Good afternoon, sir. Good सर afternoon. आपका माइक ऑफ गुड है। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। राम राम सर। राम राम, राम राम भाई साहब, राम राम। हाँ जी, थर्मोडायनेमिक्स को आगे बढ़ाएं। यस सर। एक बार आ जाएं बच्चे सारे। कल कहाँ तक पहुंच गए बच्चा हम? सर इफिशियंसी पढ़ाना है। इफिशियंसी, ठीक है, ठीक है। एफिशिएंसी निकालनी है साइक्लिक प्रोसेस की, चक्रीय प्रक्रम की दक्षता, है ना। देखो बेटा, ये जितने भी चक्रीय प्रक्रम होते हैं ना, ये किसी मशीन से जुड़े हुए होते हैं। जैसे हीट इंजन होता है। हीट इंजन जानते हो? हीट इंजन किसे कहते हैं? हीट इंजन बताओ क्या होता है हीट इंजन? heat engine is a device which converts heat energy into work. वेरी गुड, शाबाश शाबाश। हीट इंजन एक ऐसा यंत्र होता है, डिवाइस होता है, जो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हीट इंजन इज ए डिवाइस which converts heat energy into mechanical work. कौन से ऐसे दैनिक जीवन में कौन से ऐसे यंत्र हैं जो हीट इंजन है, हम काम में लेते हैं हीट इंजन? कौन कौन से हैं बताओ? बोलो। नहीं पता? ये आवाज नहीं आ रही मेरी? रेफ्रिजरेटर, हाँ, रेफ्रिजरेटर का उल्टा है होता है बेटा। रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का उल्टा होता है। रेफ्रिजरेटर पर हम यांत्रिक कार्य करते हैं, तब वो ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। हीट इंजन में ऊष्मा देकर यांत्रिक कार्य लिया जाता है, और रेफ्रिजरेटर में यांत्रिक कार्य देकर ऊष्मा का आदान प्रदान किया जाता है। तो वो उल्टा होता है। ऊष्मा बेटा। हाँ बोलो चरणजीत, बोलो। वो डीजल इंजन है जो। हाँ बेटा, अपनी गाड़ी में जो इंजन होता है ना, कार में, स्कूटर में, बस में, ट्रक में, ये जो इंजन होते हैं ना, ये सब हीट इंजन होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पेट्रोल और डीजल को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। उस ऊष्मा से फिर यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा ही तो होती है जिससे हमारी गाड़ी चलती है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा ही तो है। तो बेटा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हमारी गाड़ी में जो इंजन होता है वो हीट इंजन ही होता है। बेटा जितने भी हीट इंजन होते हैं ना, वो सभी एक चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हैं। तो हीट इंजन की जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी, उसका फार्मूला होता है, चला क्यों नहीं पेन, ये होती है बेटा। चलो यार, ये भी तुमसे ही पूछ लेते हैं। अच्छा लगता है यार बच्चों से पूछ पूछ कर आगे बढ़ना, अच्छा लगता है। बताओ हीट इंजन की दक्षता।
तो बहुत आगे चले गए आप। पहले बेसिक डेफिनेशन, वर्क हीट डन इंजन अपॉन जितना हीट। कार्य करता है, वर्क डन बाय हीट टेकन फ्रॉम सोर्स। हाँ, अच्छा हीट भाई, इनपुट या हीट टेकन, टेकन लिखता हूँ, देखो इसने टेकन बोला है तो मैं टेकन ही लिखूंगा, इनटू सो। शाबाश। तो लिखो देखो, किसी भी चक्रीय प्रक्रम की दक्षता निम्न होती है। एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इज दिस। वेरी गुड। एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट टेकन, है ना। वो हमारा हीट इंजन कितनी ऊष्मा ले रहा है वो हीट टेकन है, और उसमें से कितना कार्य कर रहा है। मान लो हमारा हीट इंजन 80 कैलोरी ऊष्मा ले रहा है, और उसमें से 50, अच्छा, ऊष्मा को हम अक्सर कैलोरी में बताते हैं, और कार्य को अक्सर जूल में। तो कार्य कैलोरी में अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं मान लो मैं कहता हूँ यार 50 कैलोरी ऊष्मा ली किसी हीट इंजन ने, और 200 जूल कार्य किया। कितना? 200 जूल। तो बताओ इसकी दक्षता कितनी आएगी, निकालो। छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, करो यार, अच्छा लगेगा, आप लोग एक्टिव हो जाओ एकदम से फिजिक्स में, बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा क्वेश्चन है, एक हीट इंजन है, उसने 50 कैलोरी ऊष्मा ली और 200 जूल कार्य किया, तो बताओ इसकी दक्षता, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। यहाँ पर दिखाई देगा, आप जो टाइप करोगे ना सबको दिखाई देगा, बताओ। चरणजीत 95% तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा रुको रुको, अच्छा सॉरी बच्चों, एक छोटी सी मुझसे मिस्टेक हो गई। एक मिनट दोबारा करते, मजा नहीं आया। 200 जूल कार्य तो सही है, मैं 80 कैलोरी बोलने वाला। 50 कैलोरी तो पहले कार्य को बोल रहा था ना, उसको बोल। 80 कैलोरी ऊष्मा ली, 80 कर लो 50 कैलोरी को, दोबारा निकालो चरणजीत। शायद तुम्हारा आंसर ये ठीक होगा इसलिए, लेकिन मजा नहीं आया। 80 कैलोरी ऊष्मा ली और 200 जूल कार्य किया, तो बताइए इसकी एफिशिएंसी। तो इसकी एफिशिएंसी होगी बेटा, कार्य हो गया 200 जूल, हीट टेकन 80 कैलोरी, कैलोरी को जूल में बदल लो क्योंकि ऊपर भी जूल और नीचे भी जूल होना जरूरी है ना बेटा, इनटू 100 कर दो। अब गुणा भाग कर दो। देखो इतना भी डिसअपॉइंट मत करो मुझे, इतना भी मुझे निराश ना करो कि आप ये गुणा भाग भी ना कर पाओ, है ना। इतना निराश नहीं करो। बताओ कितना आएगा। अब ये 2-3 बच्चे तो जवाब हमेशा देते हैं, इसलिए इनका जवाब मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले बाकी बच्चों का जवाब मैं का इंतजार कर रहा हूं। ओके, प्रांजल का 59.5, चरणजीत का 59.5, भावना का 59। ठीक है, सबका लगभग यही आ रहा है, तो ठीक ही होगा बेटा। मैं लिख ही देता हूं जो आप लोगों ने लिखा, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, बस तरीका समझ गए बच्चों। चलो इस क्वेश्चन में तो मैंने आपको दे दिया डायरेक्ट वैल्यू, वरना हमें है ना एक प्रोसेस दिया जाएगा, चक्रीय प्रक्रम दिया जाएगा। अच्छा, एक बच्ची ने जवाब दिया ना, वो क्या बोली थी एफिशिएंसी का फार्मूला? आपको याद होगा एक एफिशिएंसी का फार्मूला ये भी होता है 1 - T2 अपॉन T1 इंटू 100। याद है आपको? यस सर। बेटा आप 9 भी बोल देंगे तो चलेगा, लेकिन ऐसे चुप मत रहा करो, चुप रहने में शंका होने लगती है कि क्लास में भी उपस्थित हो या नहीं हो। ना बोल दो, कोई बात नहीं। ये फार्मूला आपको याद है या नहीं है? सर Q वाला याद था, Q2 अपन Q1 वाला, नहीं, ये वाला। उसके बाद ये आता है Q2 अपॉन Q1, तो बेसिक है। ये अभी लिखना मत, ये मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो फार्मूला है ना बेटा,
ये स्पेशल एक चक्रीय प्रक्रम होता है, उसका फार्मूला ये हमेशा काम में नहीं लेते, और उस चक्रीय प्रक्रम का नाम है कार्नोट साइकिल। क्या है नाम सुना है कार्नोट साइकिल का? यस सर। Yes, sir. ये उसके लिए फार्मूला है, तो हमेशा इसे काम में नहीं लेना। बाकी ये चक्रीय प्रक्रम कोई दूसरा चक्रीय प्रक्रम है, उसकी कैलकुलेशन तो हमें करनी पड़ेगी। तो मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं अब। चलो ये मत लिखना अभी, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, कार्नो साइकिल अलग से पढ़ाऊंगा, वहां करेंगे, है ना। चलो ये भी हटा देता हूँ, ये तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया था चलते फिरते। तो बच्चों अब आपके लिए एक क्वेश्चन है बच्चों, ये एक साइक्लिक प्रोसेस में आपके सामने बना रहा हूं, ये पीवी डायग्राम है, ठीक है। यहां से चला, यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, कल बनाया था ना वही बना रहा हूं, फिर नीचे आएगा, फिर इधर आएगा। ये ए बी है, ये बी सी है, ये सी डी है, और ये डी ए है। बेटा ए का वॉल्यूम वी नॉट है और प्रेशर पी नॉट है। बी का प्रेशर 3 गुना है, तो एक चौखाने को वी नॉट 2 वी नॉट लिखते चले जाओ। तो ये वी नॉट है 2 3, ये 4 वी नॉट है, ये पी नॉट है, ये 3 पी नॉट है। तो बच्चों इस चक्रीय प्रक्रम की दक्षता हमें निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है। काम आप करोगे लेकिन मैं आपको पूरी सहायता कर रहा हूँ। सहायता कैसे? बेटा कार्य तो निकालना बड़ा आसान है, हम इसका एरिया निकाल लेंगे, कल ही बताया ना, चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य उस अंदर का क्षेत्रफल होता है। वर्क डन इन साइकिल प्रोसेस इज एरिया एनक्लोज्ड। तो वर्क डन तो आप आराम से निकाल लोगे, कोई टेंशन नहीं है। अब आपको वो निकालना है हीट इनपुट, हीट टेकन। बच्चों ए बी, बी सी, सी डी और डी ए 4 प्रोसेस है, 4 प्रक्रम है। मुझे बताओ इनमें से कौन से प्रक्रम में ऊष्मा अंदर जा रही है और कौन से प्रक्रम में ऊष्मा बाहर निकली है। मतलब निकाय ऊष्मा ले किस प्रक्रम में रहा है और किस प्रक्रम में वो बाहर निकाल रहा है, इतना तो पहचान लोगे यार। निराश नहीं करना। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए में से किसमें ऊष्मा अंदर जा रही है और किसमें बाहर आ रही है, ऐसे सोचा करो। ए बी है नियत आयतन पर दाब बढ़ाना है। बेटा एक बात बताओ, एक नियत आयतन है, एक बर्तन में गैस बढ़ी है, दाब कैसे बढ़ाओगे? ऊष्मा लेकर या ऊष्मा देकर? सर हीट लेकर, मतलब सॉरी, मतलब हीट तू उस बर्तन को लेकर, सॉरी। मतलब गैस को गर्म करेंगे ना, तभी तो दाब बढ़ेगा। यस सर। ठीक है, तो बच्चों ए बी प्रोसेस में हम हीट देंगे, इसी तरह बी से सी जाएंगे तो नियत दाब पर आयतन बढ़ेगा। किसी गैस का आयतन कैसे बढ़ जाएगा? उसको गर्म करना पड़ेगा तभी तो प्रसारित होगी। तो बीसी में भी हीट दे रहे हैं। तो बच्चों जो हीट दे रहे हैं ना वो सिर्फ ए बी और बी सी है। सी डी में हीट बाहर निकलेगी और डी ए में हीट बाहर निकलेगी, इन दोनों को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो, एक तो वर्क डन निकाल लो। वर्क डन है ए बी सी डी, जो आयत है उसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, और ये आएगा बेटा, आयत का क्षेत्रफल होता है, आधार है 3 बी नॉट और ऊंचाई है 2 पी नॉट। तो 2 पी नॉट ऊंचाई है, 3 वी नॉट बेस है, तो आ गया 6 पी नॉट वी नॉट। और बेटा ऊष्मा जो अंदर जा रही है वो 2 प्रोसेस में जा रही है, एक तो ए बी में अंदर जा रही है और एक बी सी में अंदर जा रही है। ठीक है, ए बी कौन सा प्रोसेस है
बच्चों अगर इस बार जवाब ढंग से नहीं दिया आगे मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते रहना, क्लास खत्म हो जाएगी, मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने इतना तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निराश मत करो, बोलो, लेकिन मुझे पूरी क्लास, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपकी क्लास नहीं, यहाँ पर नहीं है। अभी मैं अटेंडेंस ले लूँ ना, बस ये प्रॉब्लम ये है कि रिकॉर्डिंग है ना, तो मैं ज्यादा आपको डांटना नहीं चाहता। सर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में बेटा डेल्टा क्यू का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर होता है। हाँ वेरी गुड, इतना ही बोल दो मेरा बच्चा, मेरे लिए बहुत है। और डेल्टा यू होता है एनसीवी डेल्टा टी। बीसी आइसोबारिक है, और आइसोबारिक में डेल्टा क्यू जो होता है वो एनसीपी डेल्टा टी होता है। तो बच्चों एक तो मैंने गैस का नाम नहीं दिया, तो मोनो एटॉमिक गैस आपको लेनी है। अभी हम मोनो एटॉमिक गैस ले लेते हैं, है ना, वो जरूरी है देना। बेटा मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीवी होता है 3/2R, और डेल्टा टी कितना होगा? अगर हम, है ना, सुनो बेटा, ए पर टेम्परेचर टी नॉट मान लेते हैं, तो बी पर टेम्परेचर हमारा जो होगा वो 3 टी नॉट होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हम नियत आयतन पर दाब को 3 गुना करेंगे तो तापमान भी तो 3 गुना हो जाएगा। तो बी का टेम्परेचर जो होगा वो 3 T0 होगा। सी का टेम्परेचर जो होगा, देखो बी से सी जा रहे हैं तो आयतन को 4 गुना कर रहे हैं। नियत दाब पर आयतन को, नियत कांस्टेंट प्रेशर पर अगर वॉल्यूम को 4 गुना करेंगे तो टेम्परेचर भी 4 गुना हो जाएगा। तो 3 T0 का 4 गुना कितना होगा? 12 T0। तो बच्चों सी का जो टेम्परेचर होगा वो 12 T0 होगा। और डी का टेम्परेचर निकालने की वैसे मुझे जरूरत नहीं है, पर निकाल लो। कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर प्रेशर को 1/3 करोगे, 3P0 से P0 यानी कि 1/3, तो टेम्परेचर भी 1/3 हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर आएगा 4T0, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो बच्चों जब ए से बी जा रहे हैं तो एनसीवी डेल्टा टी में डेल्टा टी कितना आएगा? ए से बी में डेल्टा टी आएगा 3T0 माइनस T0। तो यहां लिख दिया 3T0 माइनस T0 प्लस एनसीपी, सीपी 5/2R होगा। और बेटा बीसी प्रोसेस में डेल्टा टी कितना है? बी से सी में डेल्टा टी आएगा 12T0 माइनस 3T0, 12T0 माइनस 3T0। एक मिनट थोड़ा इधर खिसका दूं, जगह नहीं है उधर। 3T0 इसको सॉल्व कर लो बेटा, कितना आ रहा है? ये आ रहा है 3/2 NR 2T0, 2 से 2 कट गया, प्लस 5/2 NR 9T0, 12 में से 3 गया 9। कोई बच्चा बोलना चाह रहा है लेकिन मेरे तक आवाज नहीं पहुंच रही ढंग से। NRT0 इतना बचेगा बेटा। और NRT0 को, है ना, NRT0 जो है वो हम P0 V0 लिख सकते हैं। तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन। ये होता है W/डेल्टा Q इंटू 100। W हमारा कितना था? 6P0 V0। और डेल्टा Q हमारा कितना है? 51/2 P0 V0 गुणा 100। तो बेटा इसको P0 V0 तो कट जाएगा, तो 12/51 गुणा 100। ये बता दो एक बार सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? चैट बॉक्स तो मैं अब करने के बाद ही देखूंगा बेटा, बीच में नहीं देखूंगा। चैट बॉक्स तो बाद में देखूंगा। 23.5%। ये आंसर आ गया। अब गलती तो हो तो गलती भी एक बार आप पकड़ लेना। चरणजीत कुछ लिख रहा था उस समय, चैट बॉक्स ओपन नहीं था। ठीक है, जतिंदर का फाइनल आंसर है 23.5। यस जतिंदर, हमारा भी वही आ रहा है। तो इसका मतलब शायद गलती नहीं हुई। अब इसी कॉपी कर लो आप लोग फटाफट। हेलो सर। हम्म
सर ये 14 और जो डायग्राम में बताया वो कैसे निकाले, एक बार फिर से बताइए ना। बेटा सी से डी तक आओगे ना, तो हिंदी में बताऊं इंग्लिश में बताऊं? इंग्लिश सर। बेटा सी से डी तक आएंगे तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, और गौर से देखो इस आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर हम 1/3 कर रहे हैं। देखो 3 P0 से P0 पर आ रहे हैं, यानी कि प्रेशर 1/3 कर रहे हैं, 1/3। तो टेम्परेचर भी 1/3 होगा, तो इसको 3 से डिवाइड करोगे ना बेटा, तो ये आ जाएगा 4T0। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। सर थोड़ा नीचे करिए तो। डन सर। चलो बच्चा। अब साइक्लिक प्रोसेस में मैंने कहा ना कि एक स्पेशल साइकिल होता है या एक स्पेशल हीट इंजन होता है। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। लिखो कार्नो इंजन। बेटा स्पेलिंग में टी आता है, कार्नोट, लेकिन हिंदी में आई मीन टी साइलेंट होता है, तो इसे कार्नो बोलते हैं, है ना, कार्नो इंजन। लिखो, एक लाइन लिखो पहले। बेटा ये जो कार्नो इंजन होता है, ये एक ऐसे साइक्लिक प्रोसेस पर, चक्रीय प्रक्रम पर आधारित होता है जिसमें दो तापी और दो रुदोष्म प्रक्रम होते हैं। लिखो कार्नो इंजन is based on a cyclic process. Carnot engine is based on a cyclic process which consists by two isothermal and two adiabatic processes. Which is constructed, ये भी लिख सकते हो, which is constructed by two isothermal and two adiabatic processes. हिंदी में लिखो कार्नो इंजन एक ऐसे चक्रीय प्रक्रम पर आधारित होता है कार्नो इंजन एक ऐसे चक्रीय प्रक्रम पर आधारित होता है
जो दो समतापी तथा दो रुद्धोष्म प्रक्रम से मिलकर बना होता है। जो दो समतापी तथा दो रुद्धोष्म प्रक्रम से मिलकर बना होता है। बच्चा, जो हीट इंजन होता है ना उसे ऐसे बनाते हैं, जैसे यहां पर एक सोर्स होता है, ये हीट सोर्स कहते हैं, यहां से है ना ऊष्मा ली जाती है। हम जैसे पेट्रोल जलाते हैं ना, तो वो सोर्स हो गया, इसे बोलते हैं सोर्स। हमारा इंजन यहां से ऊष्मा लेता है, ये इंजन बना रहा हूं, ये मान लो इंजन है। फिर ये जो ऊष्मा इसने ली Q1 मान लेते हैं, इसका कुछ भाग कार्य में बदल दिया, ये लो W हो गया, और बाकी ऊष्मा नीचे स्थानांतरित कर देता है Q2। किसे दे देता है ये ऊष्मा? बाकी सिंक को दे देता है। इसे सिंक बोलते हैं बेटा, है ना? हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? जहां ऊष्मा हम निकालते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? सर इसमें भी मतलब सिंक ही पढ़े हैं हम लोग भी। हिंदी चलो सिंक ही लिख लो। तो बच्चा, हीट इंजन जो होता है, ये हीट इंजन है, H.E, हीट इंजन। हीट इंजन जो होता है वो सोर्स से एनर्जी लेता है Q1, उसका कुछ भाग ऊष्मा में उसका कुछ भाग कार्य में बदल देता है, और बाकी बची हुई हीट को सिंक को ट्रांसफर कर देता है। ये Q2 एक तरह से वेस्ट है, इसे हम काम में नहीं ले सकते। और एफिशिएंसी में आपको पहले बता ही चुका, W/Q1 आएगा बेटा, ओनली Q1, Q2 नहीं आएगा, ध्यान रखो। हाँ, इतना हम जरूर कह सकते हैं, हमारा जो W है वो Q1 - Q2 के बराबर है। देख लो, हमने यही तो कहा, Q1 में से कुछ कार्य कर दिया और बाकी सिंक को दे दिया, तो Q1 में से W निकाल कर Q2 बचेगा, तो W हो जाएगा Q1 - Q2। तो बच्चों, आपको ये याद था उस समय, है ना? आप लोग यही तो बोल रहे थे ना, ये वाला फार्मूला। यस सर। तो बच्चों, इस हीट इंजन को दोबारा इस डायग्राम बनाकर ये कैलकुलेशन भी लिख लो छोटी सी। बच्चों, ये वाला जो फार्मूला मैंने लिखा है ना, ये पूरी कैलकुलेशन, ये तो सभी हीट इंजन के लिए सेम है। लेकिन अगर हम स्पेशली कार्नो इंजन की बात करें ना, तो कार्नो इंजन के लिए 1 - Q2/Q1 1 - T2/T1 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखो, ये जो फार्मूला मैंने अब लिखा है, ये सिर्फ कार्नो के लिए है, ये बाकी हीट इंजन के लिए नहीं है। 1 - Q2/Q1 तो सभी हीट इंजन के लिए काम आ सकता है, लेकिन 1 - T2/T1 केवल कार्नो के लिए है। यहाँ पर T1 T2 क्या है बेटा? T1 सोर्स का टेम्परेचर है और T2 सिंक का टेम्परेचर है। हाँ, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, इस फार्मूले के लिए लिख रहा हूं, ओनली फॉर कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन, केवल कार्नो के लिए है। ऊपर वाला फार्मूला सबके लिए। हाँ बेटा बोलो। हीट इंजन में भी तो टेम्परेचर होता होगा ना, तो ये सिर्फ कार्नोट के लिए क्यों? बेटा, वो Q2/Q1 की वैल्यू जो डिराइव होती है ना, वो 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक से, वो बहुत लंबा डेरिवेशन है, उससे आता है ये T2/T1। ये मैंने मन से थोड़ी ना लिखा है T2/T1। कुछ टीचर है ना, इतना ऐसे होते हैं, वो पता है बच्चे को क्या बोलते हैं? बेटा Q समानुपाती T होता है, तो इसे है ना Q2/Q1 को T2/T1 लिख दो। अरे यार बेवकूफ इंसानों, कम से कम 1 पेज 2 पेज का डेरिवेशन है, तब आता है ये T2/T1, मजाक नहीं है। तो बेटा वो Q2/Q1 T2/T1 सिर्फ कार्नो इंजन के लिए डिराइव होता है, बाकी के लिए डिराइव नहीं होता है। बाकी हर साइकिल के लिए अलग वैल्यू आएगी। देखो, मैं कार्नो इंजन का आपको वो भी बनाकर दिखाता हूँ, पीवी डायग्राम। मैंने आपसे कहा ना
दो आइसोथर्मल और दो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। देखो ऐसे बनता है, मजा नहीं आया तो मुश्किल से बनेगा ये। हाँ सर, वो चादर जैसे होता है, ऐसा लगता है 4 छड़ में लटका हुआ है। हाँ इस तरह का बनता। अभी रुक जाना, मैं मिटाऊंगा इसे बहुत सारा। इस तरह का प्रोसेस होता है ये 4 प्रोसेस है। अब आपको चारों के नाम बताता हूँ। एक है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यहां से शुरू करते हैं ए से। तो पहले आयतन बढ़ा रहे हैं, बी पर गए, तो सबसे पहले ए बी प्रोसेस है। सॉरी नाम गलत बोल गया अभी मैं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, हिंदी में बोलेंगे समतापीय एक्सपेंशन को, या सही नाम बताना। सर एक्स एक्सिस पे टी होना चाहिए ना? क्या बेटा? सर एक्स एक्सिस पे वी होगा क्या? अगर आइसोथर्मल है तो टी होना चाहिए। नहीं, पीवी डायग्राम ऐसा ही तो होता है आइसोथर्मल के लिए, हाइपरबोला टाइप। सही लिखा है बेटा मैंने। इसके बाद आगे चलेंगे, बी से सी जाएंगे। ये सी है, तो बीसी होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब विस्तार, प्रसार। फिर सी से डी आएंगे, ये डी पॉइंट है। सी डी होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। और लास्ट में वापस डी से ए आ जाते हैं। डी है एडियाबैटिक कंप्रेशन। एक बार हिंदी में नहीं लिखा हो तो लिख लो, मैं बोल रहा हूं बच्चों। ए बी होता है समतापीय प्रसार। बीसी होता है रुद्धोष्म प्रसार। सीडी होता है समतापीय संपीड़न। और डीए है रुद्धोष्म संपीड़न। ये 4 प्रोसेस से मिलकर बना होता है। और बच्चों Q2/Q1 को T2/T1 निकालना मजाक नहीं है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है। यहाँ पर T1 T2 क्या है, लिख जरूर लेना बेटा। T1 है टेम्परेचर ऑफ सोर्स, स्रोत का ताप। और T2 है टेम्परेचर ऑफ सिंक। बच्चों हम बाकी सारे इंजन में कार्नो इंजन इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि कार्नो इंजन की दक्षता सभी बाकी सारे इंजन में सबसे ज्यादा होती है। ये लाइन लिख लो, ये लाइन लिख लो। देखो कार्नो इंजन की दक्षता सभी ऊष्मा इंजन में सर्वाधिक होती है। Efficiency of Carnot engine is maximum among all heat engine. Efficiency of Carnot engine is maximum among any heat engine या all heat engine, है ना बच्चों? फिर भी है ना, कार्नो इंजन की दक्षता सब में सबसे ज्यादा होती है, फिर भी 100% नहीं हो सकती। ये लाइन लिखो, अगले आगे लिखो अगली लाइन। देखो कार्नो इंजन की दक्षता कभी 100% नहीं हो सकती। एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन इज नेवर 100%। एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन इज नेवर 100%, कभी 100% नहीं हो सकती। पता इसका जवाब यहां से आ जाएगा बेटा, ये फार्मूला जवाब दे देगा।
क्योंकि अगर आपको इस फार्मूले से ईटा को 100% करना है तो या तो T2 को 0 करना पड़ेगा, देख लो, या T1 को इनफाइनाइट करना पड़ेगा। बच्चों हम जानते हैं ना तो 0 केल्विन संभव है, केल्विन में 0 नहीं हो सकता, डिग्री सेंटीग्रेड में 0 संभव है, और ना ही अनंत हो सकता है इनफाइनाइट, T1 अनंत भी नहीं हो सकता। तो बच्चों किसी भी कार्नो इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो T1 इनफाइनाइट संभव है और ना ही T2 0 संभव है। ये लिख सकते हो, आप लिखना चाहो तो अपनी भाषा में लिख लेना, मैंने आपको जवाब दे दिया। कार्नो इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो T1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट पॉसिबल है और ना ही T2 इज इक्वल टू 0 केल्विन पॉसिबल है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लिखो आप। हाँ बेटा लिखो। बेटा एक कार्नो इंजन है, उसके सिंक का टेम्परेचर 300 केल्विन है, ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी 40% है। ये कह रहा है हमें सोर्स का टेम्परेचर T1 को कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए, नहीं परसेंट नहीं, कितना केल्विन बढ़ाना चाहिए ताकि एफिशिएंसी 50% हो जाए। क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लो, स्रोत का तापमान कितना बढ़ाना चाहिए ताकि दक्षता 50% हो जाए। आकाश का आंसर आया है, आपको दिख ही रहा होगा, देख लो। चलिए मैं कर रहा हूं अब। बेटा पहले एफिशिएंसी 40% थी, 40 को मैं 0.4 लिख रहा हूँ। ये होता है 1 माइनस T2 बाई T1। T2 300 है, T1 नहीं पता। यार इस क्वेश्चन में तो ज्यादा मजा नहीं आया है, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। T1 कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके? 500 आ रहा है शायद। यस सर।
बच्चों एक बार अटेंडेंस देना। जो यस सर नहीं बोलेगा, देखो यहाँ पर ऐसे क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रिमूव, मैं तुरंत रिमूव करूंगा, देर नहीं करूंगा, चाहे 10 बच्चे ही बचे क्लास में। रेडी? ठीक है, मैं जिसका नाम लूं केवल वही अनम्यूट करेगा, बाकी अनम्यूट नहीं करेगा, ठीक है? और एक बार मेरे रिमूव बटन दबाने का मतलब है दोबारा इस क्लास में नहीं आ पाओगे, ध्यान रखो, फिर कल ही आ पाओगे बस। सारे म्यूट करो, मुझे मजा ही नहीं आ रहा पढ़ाने में, मैं को नहीं पढ़ाना ऐसे, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। बेटा अनम्यूट करो लक्ष्मी, सॉरी म्यूट करो, चलो। हाँ, इसको समझ में नहीं आ रहा। आकृति, यस सर। ठीक है। आकाश तो है ही क्लास में। बेटा मेरे नाम लेने के बाद अनम्यूट करोगे, बाकी कोई अनम्यूट नहीं करेगा। अंजलि, यस सर। ठीक है, बंद करो, म्यूट कर लो। 10 मिनट खराब होंगे, होने दो, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अंकित, यस सर। ठीक है बेटा। अंश, यस सर। ओके। अनुराग तो बार बार अनम्यूट कर ही रहा है, मुझे पता है। अर्चना गुप्ता, आयुष, आयुष, जतिंदर, यस सर। तू इसका नाम नोट करना, आयुष का पूरा नाम लिख ले। आयुष क्या है? थेम्बुरकर। जरा इसके पापा से बात करेंगे एक बार हम। अब देखना आप एक्शन देखना हमारा। भारती, यस सर। वेरी गुड बेटा। भव्या, Yes, sir. वाह शाबाश। भावना, ये तो जवाब देते हैं ना, इन बच्चों का तो मुझे पता है जिनके आंसर आते हैं। भावना, खुशवा, यस सर। वेरी गुड बेटा। चलिए, चरणजीत है ही, मुझे पता है। देवांशी, यस सर। ओके बच्चा। दीक्षा, यस सर। आज देखो बचपन की याद आ रही होगी, है ना? क्लास में अटेंडेंस हो रही है। अच्छा, इसमें है ना, आप प्रॉक्सी नहीं लगा सकते ना दूसरे की, बहुत कम चांस है। लगा सकते हो क्या? नो सर। दूसरे के अटेंडेंस लगा सकते हो क्या? कैसे लगाओगे बताओ? लगा सकते हैं सर सर, नाम कैसे बदल के लगा सकते हैं ना? नहीं नहीं, नहीं, 2 नाम तो दिख जाएंगे ना, पता चल जाएगा ना। एक ही हाँ। लॉगिन रह सकते हैं ये ना। चीज करने के लिए कॉलेज है ना, कॉलेज में करेंगे। चलो अगला, ये हम दीक्षा तक पहुंच गए हैं ना। दुर्गेश, दुर्गेश तो होगा। यस सर। हाँ ये तो होगा, मुझे पता है। गरिमा, यस सर। वेरी गुड बेटा। हर्ष, यस सर। शाबाश। यस सर। हेमंत, यस सर। ठीक है बेटा। हिमांशु, यस सर। शाबाश। जयतेंद्र का नाम नहीं ले रहा। जया, यस सर। मतलब तुम क्लास में तो बैठे हो, मतलब मेरा शब्द तो गलत है इसका मतलब है। कांक्षी, यस सर। ओके, आज मैंने पहली बार किया ये काम। खुलेश्वर, यस सर। लव, यस सर। लक्ष्मी का मुझे पता ही है, लक्ष्मी तो अनम्यूट अभी। माधुरी, यस सर। मानसी, यस सर। ये मीनाक्षी लिखना चाहती होगी, स्पेलिंग गलत हो गया होगा, मुझे लग रहा है मिकांक्षी होगा। या नो सर, मिकांक्षी मेरा है? नाम एकांशी है सर। ओके बेटा, ओके 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 ओके, समथिंग डिफरेंट है ना। यस सर। मुकेश, Yes, sir. मुकेश,
है बेटा, है? ओके यस सर। ओके ओके ओके। नाजबानो, Yes, sir. वेरी गुड बेटा। नम्रता, Yes, sir. नेहा, Yes, sir. नहीं नहीं नहीं, दूसरा यस सर नहीं बोलेगा, ये नेहा चंद्रावंशी बोलेगी। Yes, sir. हूँ। ओके 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 बेटा। निधि, निधि, ये पाटले है या पटेल है ये नहीं पता। निधि। जतिंदर, इसका नाम लिखना। यस सर। निधि, निधि पाटले। निक्की जैन, Yes, sir. आज तेरा ओके। तोता नहीं बोला। तू टेंशन मत ले, बोलवाऊँ क्या जाके स्पीकर के पास? चुप चुप चुप। पल्लवी, Yes, sir. ओके। पूजा, Yes, sir. ओके बेटा। प्रांजल, प्रेजेंट सर। ओके बेटा। प्रतिमा, यस सर। प्रिंस, यस सर, हूँ सर। प्रियंका, Yes, sir. ओके। प्रियंका सिन्हा, यस सर। रागिनी। Yes, sir. अब रागिनी आपका ही नाम है, नहीं है? Yes, sir. ओके ओके। राहुल, राहुल कुमार भागेल, यस सर। ओके बेटा। राहुल वर्मा, रेणु साहू, Yes, sir. ओके। साक्षी चंद्राकर, साक्षी शर्मा, Yes, sir. श्रेया सिंह, Yes, sir. ओके। शुभम, यस सर। सोनम, Present, sir. हाँ तेरी आवाज सबसे ज्यादा पहचानते हैं हम लोग। सूर्यकांत, Yes, sir. तेजेंद्र, यस सर। हाँ जी। दिल्लू भाई साहब, यस सर। हाँ जी। किसी ने माइक अनम्यूट कर रखा है बेटा, म्यूट करना। सर मेरा नाम नहीं आया। कौन रह गया? तनु। तनु का है सर माइक ऑन। अच्छा बेटा, तेरा माइक ऑन है ना, इसलिए तू ऊपर चली गई। उसको बंद कर, वापस नीचे आ जाएगी, तब नाम लूंगा। बोला ना। हाँ अब से। उस समय नाम दिखा नहीं ना। हाँ अब तो तनु हो ही गया तुम्हारा, ठीक है। यस। तुकाराम ने बोल दिया। यस सर। ओके बच्चा। तुलसी, Yes, sir. उदय प्रकाश, प्रेजेंट सर। उर्वशी, Yes, sir. ओके। अमित, अमित, अमित का माइक खराब है, हाँ ये बोल नहीं पाएगा। अमित यस सर लिखो चैट बॉक्स में, और भावेश साहू तुम भी चैट बॉक्स में यस सर लिखो। नीचे टर्निंग पॉइंट है, मैं प्रेजेंट सर। चलो ये दोनों यस सर लिखो। इनका माइक काम नहीं कर रहा, पर ये सुन तो रहे होंगे। चलो तो एक बात तो है, खैर एक चीज में तो मैं गलत था कि मुझे लगा तुम माइक तो क्लास में ऑन करके भाग गए हो। तो मुझे एक बात बताओ, फिर तुम है ना बिल्कुल जवाब क्यों नहीं देते? मैंने कभी ये तो नहीं कहा तुम्हें जवाब आना चाहिए, लेकिन हाँ ना में तो जवाब दे ही सकते हो ना। अब मैं इतनी सी चीज आप लोगों से पूछ रहा हूं कि मैंने जो ये सामने लिखा, ये लिखा, इसको सॉल्व करके T1 निकाल दो। अरे यार ये तो कम से कम कर सकते हो आप लोग, इसमें क्या हो गया? अगर आपको फिजिक्स नहीं आती है और दिक्कत है वो अलग है। अब मैं सामने अगर आपसे कह रहा हूँ छोटा सा गुणा भाग कर दो, वो भी नहीं करोगे तो फिर मत दो नीट। फिर क्यों नीट दे रहे हो? एक बात बताओ, ये इतना सा इक्वेशन सामने लिखा है और उसमें आपसे पूछ रहा हूँ यार T1 की वैल्यू बताओ, और बेटा आप नहीं बताते, टीचर कितना डिसअपॉइंट होगा बताओ।
मैं लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग तो है नहीं। रिकॉर्डिंग क्लास होती तो चलो मैं ये मानता मेरे सामने कोई नहीं बैठा, अब तो मुझे पता है ना मेरे सामने बच्चे बैठे हैं। तो ऐसी गलतियां, ये हरकत नहीं। क्लास का माहौल तब सही रहेगा जब आप बेटा फिजिक्स पढ़ रहे हैं। देखो बायो की तरह एक तरफा नहीं है ना, बायो में आपको मैक्सिमम सुनना होता है। आप ज्यादा सर से रिपीट करवाते हो, मैं देखता हूँ डिस्कशन वहां भी नहीं होता, आप बस रिपीट करवाते हो, सर बोलते हैं। लेकिन मेरी फिजिक्स में तो कैलकुलेशन है, तुम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये जवाब दिया करो इन चीजों का। तो बच्चों T1 हमारा 500 केल्विन आ गया। अब मैंने कहा अगर मुझे एफिशिएंसी 50% करनी है तो T1 कितना बढ़ाना पड़ेगा। T2 को मैंने कुछ नहीं डिस्टर्ब किया, अब एफिशिएंसी को आप कर दो 50%। 50% का मतलब 0.5, और फिर T1 निकाल लो। बताओ इस बार T1 कितना आएगा। 600 आ रहा है। 600 ही आ रहा है ना पक्का। हाँ, तो बेटा हमने सोर्स का टेम्परेचर कितना बढ़ाया, 100 केल्विन बढ़ाया, इसलिए उन बच्चों का आंसर तो गलत हो गया। क्या जवाब दिया, 230, 500, 250, ये गलत है। चरणजीत का सही है बस, बाकी सबका गलत हो गया। तो एफिशिएंसी 40 से 50 करना है तो टेम्परेचर 500 से 600 करना पड़ेगा। कॉपी कर लो, फिर अगला सवाल देता हूँ आपको। चलो लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो अब। और गुमसुम चुपचाप नहीं बैठोगे, करोगे, काम करोगे। देखो एक हीट इंजन है, वो ली गई उष्मा का 1/6 भाग कार्य में बदलता है ना। एक हीट इंजन है, इट कन्वर्ट्स 1/6 ऑफ द हीट इनटू वर्क। सीधा सीधा लिख देता हूं यार मैं, लैंग्वेज का चक्कर ही खत्म। W जो है वो ली गई उष्मा का 1/6 है, मतलब अपन को एफिशिएंसी दे रखी है, सीधी सी बात है। अब वो कह रहा है अगर हम सिंक का टेम्परेचर 62 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दें, कितना कम किया, 62 डिग्री, 62 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस कर दिया सिंक का टेम्परेचर, तो बच्चों एफिशिएंसी डबल हो गई, दक्षता पहले का डबल हो गई। तो आपको सोर्स और सिंक दोनों का टेम्परेचर बताना है, T1 और T2 दोनों बताने। करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो बेटा। एक हीट इंजन है, वो टोटल हीट इनपुट का 1/6 पार्ट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। जब हमने इसका सिंक का टेम्परेचर 62 डिग्री सेंटीग्रेड रिड्यूस कर दिया तो एफिशिएंसी डबल हो गई। तो हमें बताना है सोर्स और सिंक का टेम्परेचर पहले कितना था। आकाश का आंसर आपको दिख ही रहा है।
बाकी बच्चों का भी इंतजार कर रहा हूँ, क्या करूँ, इंतजार तो करूंगा। पल्लवी का आंसर देख लो, 362 है T1। चलो बेटा मैं सॉल्व करता हूँ ना। आकाश का आंसर सही है, T1 372 आएगा, T2 310 आएगा। नम्रता का भी सही है। पल्लवी बेटा आपका गलत हो गया। बच्चों पहले केस में एफिशिएंसी होती है W/ΔQ इंटू 100। W/ΔQ जो है 1/6 है, तो 50/3%। अब वो कह रहा है सिंक का टेम्परेचर 62 कम कर दिया, यानी कि पहले 1 माइनस T2/T1 जो था वो 1/6 था, याद रखो। यानी कि T2/T1 हमारा जो हो गया 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6 हो गया। इसे संभाल कर रखना, ये अभी काम आएगा। अब बच्चों हमने T2 को 62 कम कर दिया, T2 माइनस 62 कर दिया, लेकिन T1 हमने नहीं छेड़ा। और अब एफिशिएंसी दुगनी हो गई, 1/6 का दुगना होता है 1/3। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। तो T2 माइनस 62 अपॉन T1, 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 हो गया। बेटा इसे ऐसे लिखो, T2/T1 माइनस 62/T1 बराबर 2/3। और T2/T1 का मान ऊपर से रख दो, 5/6। तो 62 अपॉन T1 बराबर 2/3। इसे हल करके T1 आ जाएगा। तो 62 अपॉन T1 बराबर हो गया 5/6 माइनस 2/3। बेटा ये कितना आएगा, 5/6 माइनस 2/3? 2/6 2/6 आएगा, 1/6 आएगा। 1 बार। हाँ, तो इसे T1 निकाल लो। तो 372 केल्विन T1 आ गया। और T1 का मान सबसे पहले वाला जो समीकरण था ना, जिसको मैंने गोला कर रखा है, इसमें डाल दो। तो T2 आएगा 5/6 T1। कितना आएगा बेटा, 372 गुणा 5/6।
62 पंजे 310, तो ये 310 केल्विन आ गया बेटा। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर थी, पर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, दिमाग नहीं लगाना था। दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं होते, सूत्र वाले फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। चलो आगे, हीट इंजन के आगे बढ़ते हैं बेटा। लिखो रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग देखना, मैंने सही लिखी है। सर लिखा क्या है वही पता नहीं चल रहा है। अरे समझ ये गए हुई ना सर। बात, ये डॉक्टर वाले काम मैंने कर दिए है ना, डॉक्टर करते हैं ना ये काम, तो समझ में ही नहीं आता क्या लिखा है। एकदम लग रहे हैं। REFRIDGE, RATOR। सर डी नहीं आएगा। ये नहीं आता। डी नहीं आएगा क्या? अरे यार दोबारा लिख देते हैं, अब समझ में आ जाए। सर बैकग्राउंड में गन किसका चल रहा है? तनु माइक ऑफ कर। अनु को चलता है। बुलेट चला रही हो। कहाँ बैठ के लेती है क्लास? हाँ RATOR, ये सही है। हाँ सर सही तो लग रहा है, हाँ सही है सही। मैंने आपसे यस कहा सर था करेक्ट है। रेफ्रिजरेटर जो होता है वो हीट इंजन का उल्टा होता है। हीट इंजन में उष्मा देकर कार्य लेते हैं और इसमें कार्य देकर उष्मा लेते हैं, ये कह लो। बच्चों हमारे घर पर जो फ्रिज होता है ना, फ्रिज या एसी दोनों एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं, एसी और फ्रिज। फ्रिज क्या करता है? फ्रिज में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी से पहले मैकेनिकल वर्क, यांत्रिक कार्य में बदलते हैं। कंप्रेसर होता है, आपने सुना होगा, फ्रिज में कंप्रेसर होता है। वो कंप्रेसर एक तरह से बिजली लेता है और उसको यांत्रिक कार्य में बदलता है। बच्चों जो उष्मा का नेचुरल फ्लो होता है, उष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है, लेकिन हमारे फ्रिज में उल्टा होता है। फ्रिज में अंदर ठंडक होती है ना, उसके बावजूद उष्मा फ्रिज के अंदर से खींचकर बाहर फेंकता है फ्रिज। यानी कि उष्मा को कम ताप से अधिक ताप की ओर लेकर जाता है। ये नेचुरल फ्लो नहीं है, याद रखना। और उष्मा को कम ताप से, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर ले जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। एसी में भी यही होता है। अब मैं जिस रूम में बैठा हूं, मेरे रूम का टेम्परेचर इस समय 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30, और बाहर का टेम्परेचर 35-40 होगा, 40 होगा। फिर भी मेरा एसी मेरे रूम से उष्मा लेकर बाहर दे रहा है, देख लो। तो ये तो नेचुरल फ्लो नहीं है ना बेटा। तो इसके लिए मुझे बिजली खर्च करनी पड़ रही है ना, एसी पर खर्चा करना पड़ता है। तो याद रखो, रेफ्रिजरेटर एक ऐसा यंत्र होता है जो यांत्रिक कार्य लेता है और उष्मा को कम ताप से अधिक ताप की ओर भेजता है ना। लिखो, लिखना शुरू करो। देखो, रेफ्रिजरेटर इज जस्ट अपोजिट टू हीट इंजन। रेफ्रिजरेटर इज जस्ट अपोजिट टू हीट इंजन। बेटा रेफ्रिजरेटर को हिंदी में क्या लिखोगे? प्रशीतक। क्या 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 क्या? प्रशीतक।
प्रतिशत नहीं, प्रशीतक। जी सर। यस मरवा दिया, ये तो नहीं बोला जाएगा। सर ठंडा करने का यंत्र लिख लेते। फ्रिज हाँ, कुछ भी। फ्रिज लिख लो, फ्रिज। हाँ, फ्रिज लिख लो, फ्रिज सही है। सर फ्रिज देखो, लिख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर जो है वो ऊष्मा इंजन का उल्टा होता है, ऐसा लिख लो। देखो, इन दिस डिवाइस हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम लोअर टेम्परेचर, हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी मतलब ठंडी वस्तु। यह ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेकर, पहले है ना, पूरा इंग्लिश में बोल देने दो वरना मिक्स हो जाता, समझ में नहीं आता मैं कहां पर था। हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी एंड it is transferred to hot environment, and it is transferred to hot environment. This is possible when some external work is done on this device. This is possible when some external work is done on this device. हिंदी में लिखो आप। रेफ्रिजरेटर एक ऐसा यंत्र है जो ठंडी जगह से ऊष्मा लेकर उसे गर्म जगह स्थानांतरित करता है, यह तभी संभव है जब इस यंत्र पर यांत्रिक कार्य किया जाता है। यह तभी संभव है जब इस यंत्र पर यांत्रिक कार्य किया जाता है। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। तो बच्चों, ये लोअर टेम्परेचर है, यानी कि कोल्ड बॉडी। तो बेटा कोल्ड बॉडी से हीट लेता है, यहां से हीट लेगा और इसे हॉट बॉडी को या हॉट एनवायरनमेंट को ट्रांसफर करेगा ऊपर। लेकिन ये तब होगा जब हम इस पर कार्य करेंगे। गौर से देखो, इसमें W मैं दे रहा हूं, ले नहीं रहा। ठीक है, इसे Q1 लिख देते हैं, इसे Q2 लिख देते हैं। तो ये तो साफ दिख ही रहा है, W और Q2 दोनों अंदर जा रहे हैं और Q1 फिर बाहर निकल रहा है। तो W हम Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं। यस सर। हाँ, ये तो ऊर्जा संरक्षण से ही बता सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। कोल्ड का टेम्परेचर T2 लिख दो, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T2 लिख दो, हॉट बॉडी का टेम्परेचर T1 लिख दो। बेटा है ना, यहाँ पर एफिशिएंसी नहीं डिफाइन करते बच्चों। रेफ्रिजरेटर पर क्वेश्चन अभी पिछले साल ही आया था। इसमें है ना, एफिशिएंसी की जगह
एक कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, सीओपी बोलते हैं उसे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हिंदी में आप कर लो यार इसकी हिंदी, सीओपी बोलते हैं इसे, सीओपी। तो सीओपी का फार्मूला होता है हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। बस इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते बेटा, हीट एब्जॉर्ब यानी कि Q2 है, ध्यान रखना Q1 नहीं है, अपॉन W, यही लिख देता हूं इसे, Q2 अपॉन W, नीचे से मिटा देता हूं, उल्टा ना हो जाए बच्चे, ध्यान रखना Q2 लिखा है मैंने, Q1 नहीं लिखा, और थोड़ा ढंग से लिख दूं। तो बेटा कैलकुलेट करने पर ये आता है Q2 अपॉन W, अपन ने ऊपर क्या लिखा, Q1 माइनस Q2, दिस इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये भी कार्नो इंजन पर ही बेस्ड है बेटा, बस इसे आप कॉपी कर लें आराम से। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, सीधे फार्मूले में वैल्यू रख देना, बात खत्म हो गई, ज्यादा इधर उधर का काम नहीं करना, सीधे फार्मूले में वैल्यू रख देंगे। बच्चों और क्वेश्चन करने होंगे? अगले टर्न पर ही कर पाएंगे, आज तो नहीं कर पाएंगे, बस आज तो इसे ही कॉपी कर लो। डन सर। तो बच्चों अब है ना, ज्यादा नहीं बचा थर्मोडायनेमिक्स में, इसमें सेकंड लॉ और पढ़ाना है बस। सेकंड लॉ तो 2 स्टेटमेंट है, कोई कैलकुलेशन नहीं है उनमें, वो तो 2 स्टेटमेंट है बस। उसके बाद हमारा बचेगा हीट ट्रांसफर, हीट कंडक्शन और रेडिएशन, 2 चैप्टर और बचेंगे। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू सर। बाय बेटा। थैंक यू सर।